और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड, आज का लेक्चर नंबर 9। आज हम लेक्चर नंबर 9 में मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। यानी कि हम ये देखेंगे कि जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराया जाता है तो उसका शेप कैसा, पाथ कैसा होता है, उस पाथ को हम ड्राइव भी करेंगे और उसको हम जो भी हम हमारा एक्सप्रेशन आएगा उससे कुछ कंक्लूजन निकाल करके और फिर अलग अलग सिचुएशंस में उसको हम अप्लाई करके भी देखेंगे। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। किसके साथ? आपका अपना फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। तो चलो, सबसे पहले क्या टॉपिक का नाम क्या बताया मैंने आपको? मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखो इसमें एक चीज आप ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं, लेट दिस इज, मैंने आपको पहले बताया था इस तरीके से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस से, है ना। अच्छा, इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, आपको पता है सारी चीजें। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं बहुत दूर पॉजिटिव होगा, इधर कहीं बहुत दूर नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो दिस पॉजिटिव विल रिपेल एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा विच इज E इंटू क्यू, ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और चार्ज की वैल्यू तो कांस्टेंट है ही है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा, दैट फोर्स विल ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं मान लो इसकी जगह कोई नेगेटिव चार्ज रख देता हूं, तो नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेगेटिव है तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा। तो अब जो फोर्स होगा अब भी E इंटू क्यू होगा, बट माइनस क्यू कर देंगे और फोर्स जो है उसका यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन होगा उतना ही और कांस्टेंट अमाउंट में होगा। तो कहने का मतलब यह है, ये सिर्फ इतना बताया कि कोई भी चार्ज, अगर हम किसी भी चार्ज को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो उस चार्ज के ऊपर अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कांस्टेंट अमाउंट में होगा दोनों फोर्स। और ध्यान रखना, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी आल्सो कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर हम मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहा हूं और डायरेक्शन की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां जो फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव है तो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस मींस द फोर्स इज एक्टिंग ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे, देन द एक्सेलरेशन ऑन द चार्ज विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट। और वो फोर्स होगा क्या? या तो होगा अलोंग द फील्ड या होगा ऑपोजिट टू फील्ड। डिपेंड करेगा चार्ज किस तरह का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, चलो आगे हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम देखते क्या हैं अब, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, वो किस पाथ को फॉलो करेगा। और जब हम वहां पर कुछ रिजल्ट निकालेंगे तो फिर सोचेंगे वो रिजल्ट कैसा आया। चलो करके देखें। मान लो ये मैंने क्या करा, एक मेटल का प्लेट ले लिया सपोज करो, और ये पॉजिटिव प्लेट है, मान लिया दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, और यहां पर मैंने मेटल का एक नेगेटिव प्लेट ले लिया, लेट दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। मान लो नेगेटिव प्लेट है मेटल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए मैंने इसको ऐसा लिया, इक्वल एंड अपोजिट प्लेट, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में होगा। मान लो मैंने एक चार्ज को, ये मैंने एक चार्ज लिया पॉजिटिव क्यू सपोज करो, ले लिया,
और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला। मान लेते हैं इस चार्ज का मास है m, मास है m और q इसका चार्ज है। जब इस चार्ज को हम इस डायरेक्शन में, मान लो इनिशियल वेलोसिटी लेनी मैंने u, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो परपेंडिकुलर डाला, तो क्या होगा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अंदर जाते ही इस पर जो फोर्स लगने लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी F जो हो जाएगा E इंटू क्यू, और ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा। यानी ऐसे मान लो चार्ज को नीचे की तरफ धक्का लगेगा, तो चार्ज को जाना था ऐसे, लेकिन ये इस तरीके से पाथ को फॉलो करके इधर कहीं नीचे आएगा। अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है तो यही पाथ ऊपर हो जाएगा। हमें यह बताना है कि इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी है, इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी है। तो मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस है और इस लाइन को मान लेता हूं मैं वाई एक्सिस, अपर को वाई एक्सिस ले लिया, ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया, ठीक। तो इनिशियली जो भी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो मैंने u मान ली चार्ज की, यानी ux है यहां पर u, और uy मैंने एज्यूम कर लिया 0, क्योंकि इनिशियली मैंने चार्ज को एक्स एक्सिस के पैरेलल डाला। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या है कि ux है u और uy है 0, ax विल बी 0। क्यों? क्योंकि यहां पर x के एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। जब भी कोई चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही फोर्स लगेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट फोर्स लगेगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे है ना, और पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, अभी बताया था आपको। तो फोर्स विल बी दिस, और ये इसका मतलब फोर्स क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी 0, ठीक। अब आगे आओ, ay कितना होगा ये निकालते हैं। देखो क्योंकि यहां जो एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये y एक्सिस पे है, और कितना फोर्स है, यानी कि ऐसे बोलेंगे तो Fy जो है यहां पर E इंटू क्यू के इक्वल है, और इसको इक्वेट कर देंगे m इंटू ay से। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, यहां जो मैं एज्यूम कर रहा हूं ये ग्रेविटी फ्री स्पेस ले रहा हूं। ग्रेविटी भी हो सकता है तो, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूं ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए कर रहा हूं, मतलब कोई भी ग्रेविटी यहां पर नहीं है। दिस इज अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, है ना। तो दिस इज द Fy इक्वल्स टू m इंटू ay। अब यहां से ay कितना आ जाएगा भाई, ay इक्वल्स टू ई क्यू बाई एम, यानी एक्सेलरेशन देखो यहां पर कांस्टेंट है, ay इज ई कांस्टेंट, q कांस्टेंट, m कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। अब एक चीज देखो, क्योंकि अच्छा इसमें एक चीज मान लेते हैं, ये लेंथ यहां से यहां तक x मान लो, जो प्लेट की लेंथ है, जितनी लेंथ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको x मान लो, कुछ भी ले लो, x y z, x ले लिया हमने, जो x एक्सिस के अलोंग ले लिया, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्योंकि x एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन इज 0 अलोंग x एक्सिस, और x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए टाइम कितना होता है, तो कितने टाइम बाद ये चार्ज यहां से यहां पहुंच जाएगा, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाएगा, वो टाइम है ये, ठीक है। टाइम, जितने टाइम बाद ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि ये टाइम इन विच चार्ज क्रॉसेज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉसेज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। कितना टाइम होगा वो, टाइम क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, टाइम लेंथ अपॉन वेलोसिटी। लेंथ क्या लिया मैंने x, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेंथ पे, x लेंथ पे, और x के अलोंग वेलोसिटी क्या है ux, जो कि यहां पर u है। तो ये वो टाइम हो गया जितने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। यानी जो भी चीज अभी मैंने कंसीडर किया, यहां एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर किया, क्या पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, नहीं। जब ये पार्टिकल बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये कुछ अपने इनिशियल पाथ से कुछ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, और मान लो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है y, यानी वर्टिकली ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ, व्हेन इट क्रॉसेज, जस्ट क्रॉसेज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट वर्टिकली डिफ्लेक्ट बाय y। इसके बाद ये सीधा यहां से निकल जाएगा, अगर ग्रेविटी नहीं है तो सीधा निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, टेंजेंशियली फ्लाई ऊपर जाएगा वहां से, जो कर्व होगा उसका, उस कर्व के ऊपर। तो यहां पर हम देखते हैं कि यानी कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो ये वर्टिकली इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लेते हैं जब ये फील्ड से बाहर निकला तो वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ, y। तो अब मोशन अलोंग y एक्सिस अगर लेते हैं, देखो मोशन अलोंग y एक्सिस, अगर y एक्सिस के अलोंग मोशन लेंगे तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, uy t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन यूज करी 11th क्लास में, याद करो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो उस फार्मूले को, इससे पहले 11th से पहले भी था, रहा होगा कभी ये फार्मूला। तो y इक्वल टू ए वाई uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ay क्या है,
यू वाई क्या है 0, इनिशियली ऑल द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सेस, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0 0 हो गया। टाइम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है फिर, हाफ ए वाई, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सेस इज ई क्यू बाई एम, ध्यान रखेंगे ये कांस्टेंट है, और इनटू टी स्क्वायर, तो यहां से y की वैल्यू आ गई हाफ ई इंटू क्यू अपॉन एम और इंटू टी स्क्वायर, और t की वैल्यू भी पुट कर देता हूं x बाई यू, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। इसको सही तरीके से लिखें तो y कितना आ गया, देखो y इक्वल टू हाफ ई क्यू बाई एम जो कि एक्सेलरेशन है, और इंटू इसको यू स्क्वायर कर देते हैं, और इंटू एक्स स्क्वायर ई क्यू अपॉन एम जो कि एक्सेलरेशन है, अपॉन यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये हमारी ट्रेजेक्टरी आ गई, यानी पाथ की इक्वेशन आ गई। ये जो पाथ आई है इसकी, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन आई, कब आई है, जब हमने इनिशियली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर डाला है। दूसरी चीज पे अब इसको नोट करो, अभी रिजल्ट का कंक्लूजन निकालेंगे। एक चीज और पहले मैं इसमें करा दूं कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को कुछ एंगल पे डालें, इसको एंगुलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना डालें, इनिशियली किसी भी एंगल पे डालते हैं, तो इसको पॉज करके नोट करो। इस रिजल्ट को यहां लिख दिया मैंने साइड में, इसको याद करना है, अभी देखना है, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे इस रिजल्ट से क्या पता लग रहा है हमें। देखो सेम डायग्राम है, मान लो वही इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया मैंने, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे ही ले लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम चीज सेम डायग्राम बना रहा हूं, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इट इज अलोंग ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया। अब मैंने मान लो चार्ज पार्टिकल को इस तरीके यहां से कुछ ले लिया, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो दो कंपोनेंट होंगे यू एक्स, थीटा एंगल पे डाला है तो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, और यू वाई हो जाएगा यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए यू एक्स और यू वाई, ठीक है। यहां पर भी देखो मैंने अभी बताया था, चाहे चार्ज को किसी भी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे, जो फोर्स लगेगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो यहां भी ऐसा ही होगा, चाहे किसी भी एंगल प्रोजेक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स जो लगा इस पर वो इसी डायरेक्शन में तो लगा, जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गया तो फोर्स नीचे की साइड ही लगेगा, फोर्स विल बी ई क्यू बाई एम। इसका मतलब ये हो गया, यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे तो यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, और क्योंकि यहां पर भी जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स है, नो फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, क्योंकि वर्टिकली अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है या वर्टिकली अपवर्ड होगा, तो फोर्स जो होगा चार्ज पे वो भी वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, अलोंग या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्ज। तो यहाँ अलोंग होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो देयर नो फोर्स ऑन द चार्ज अलोंग एक्स एक्सिस, तो फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो एक्सेलरेशन विल बी 0, तो ए एक्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। ए वाई क्या होगा, देखो एम इंटू ए वाई इक्वल टू वही ई इंटू क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू एम ए, तो ए वाई विल बी ई क्यू बाई एम, वही चीज जो अभी हमने किया, सेम चीज है। अगर मैं यहां पर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लूं, तो अलोंग एक्सिस एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की जो अलोंग जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा, तो स्पीड जो होगी या वेलोसिटी जो होगी उसकी कांस्टेंट रहेगी उसकी। तो टाइम कितना लिया, जितना टाइम बाद वो क्रॉस कर जाएगा, तो दिस विल बी एक्स, मान लेते हैं इसकी लेंथ एक्स है, जैसे अब इससे पहले वाले हमने लिया, बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो एक्स अपॉन यू एक्स, एंड यू एक्स इज हियर नाउ यू कॉस थीटा। पहले वाले में यू एक्स जो था वो यू था, अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो यहां ऐसा नहीं है। अब वाई एक्सिस के अलोंग लोगे, अलोंग वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के अलोंग मोशन लेते हो, देन y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, हेयर यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई इज हेयर
टी यू बाई यू साइन थीटा, और टी यहाँ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस प्लस हाफ ई क्यू बाई एम ए वाई ई क्यू बाई एम दिस, एंड टी इज अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस विल बी, यू से यू कैंसिल हो गया, एक्स टेन थीटा प्लस हाफ ई क्यू बाई, अच्छा इसमें एक और कर सकते हैं प्लस की जगह, चलो यहां माइनस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं माइनस? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो वाई एक्सिस है, माइनस एक्सेलरेशन लॉन्ग ये ले लिया हमने, ठीक है, यानी कि पार्टिकल जा रहा है ऊपर, इनिशियल थ्रो ऊपर था और फोर्स लग रहा है कहां? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का हमने माइनस ले लिया। चलो तो माइनस लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ले लो। चलो तो हाफ ई क्यू बाई एम, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ गई यहां पर। अब एक चीज देखो, जब आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में आपने देखा था दो प्रोजेक्शन था इसमें, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था, एक उसका एंगुलर प्रोजेक्शन था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आपने क्या देखा था? बिल्कुल डिट्टो, देखो यही आया था, बिल्कुल सेम आया था, बस वहां पर ई क्यू बाई एम की जगह क्या लिखा आया था? वहां पर जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर ई आया था। व्हाट इज जी हियर? जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का था और ये एंगुलर प्रोजेक्शन का था, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्शन, यानी कि ये दोनों के दोनों प्रोजेक्शन एक एंगुलर में है, एक हॉरिजॉन्टल में है, और बिल्कुल डिट्टो सेम। वहां पर भी वही ई क्यू बाई एम क्या था? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी क्या था वहां पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। ई क्यू बाई, यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कांस्टेंट है। वहां पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से था? ग्रेविटी की वजह से। तो यानी कि ये सारे के सारे जो दो फार्मूले हमने देखे, ये दोनों के दोनों फार्मूले बिल्कुल वैसे ही हैं जो प्रोजेक्टाइल के हैं, बस अंतर यह है कि वहां पर जो जी था वही यहां पर ई क्यू बाई एम है, यानी कि जो वहां पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से था वो यहां पर एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, बस दोनों में ये डिफरेंस है। और अगर ध्यान से देखो तो ये जो पाथ है वो कैसा है? इक्वेशन किसकी है? पैराबोला। किसकी है इक्वेशन? पैराबोला की इक्वेशन है। ये भी इक्वेशन किसकी है? पैराबोला की है। यदि किसी भी एक्स और वाई वेरिएबल में से किसी एक की मैक्सिमम पावर होती है 2, एक्स और वाई किसी की भी मैक्सिमम पावर होती है 2 एक वेरिएबल की, और दूसरे की मैक्सिमम पावर होती है 1, तो वो इक्वेशन जो होती है वो पैराबोला की होती है। तो इसका मतलब ये भी पैराबोला है, सिंपल पैराबोला है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पैराबोला है, क्योंकि यहां पर देखो x की पावर 2 y की पावर 1, x की मैक्सिमम पावर 2 y की मैक्सिमम पावर 1, तो दिस बोथ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, और यही हमारा प्रोजेक्टाइल में था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मोशन है चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बिल्कुल वही है जो प्रोजेक्टाइल मोशन था। जो फार्मूले प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने यूज करे वो सारे के सारे फार्मूले यहां यूज होंगे, बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि वहां पर जो एक्सेलरेशन था वो ग्रेविटी की वजह से था, और यहां जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से है? यहां जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। वहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट दोनों का कॉज अलग अलग है। वहां ग्रेविटी था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब किसी भी चार्ज को क्या करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो कैसा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। यानी किसी भी चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो वो हमेशा पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। इसके अलावा कोई और पाथ चलो लिख देते हैं कि व्हेन अ चार्ज projected in an electric field
फील्ड इट फॉलो पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक, अब क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या पैराबोलिक पाथ के अलावा, अच्छा इसमें एक चीज और कि इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है इसमें, कांस्टेंट है सबसे पहली चीज एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यानी कि जब चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो क्या चीज कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन। कि व्हेन अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, charge is projected in uniform electric field, its force or acceleration always constant, हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं या फोर्स की बात करते हैं तो यहां पर हम ये बात करते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होगा। यानी कि जब मैंने एक्सेलरेशन की बात करी या मैंने फोर्स की बात करी तो दोनों चीज सेम है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो बोला ही नहीं है। तो कभी भी जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो क्या रहता है उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोले तो फोर्स या एक्सेलरेशन, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। यही सब चीजें ग्रेविटी के अंदर होती थी जब हम चार्ज को ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अंदर थ्रो करते थे, यानी इसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते थे। बस वहां पर जो फोर्स है यहां पर वो E/m है, वहां जो फोर्स होता था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता था। बस दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो ग्रेविटी वाला केस था, यानी कि प्रोजेक्टाइल वाला केस था। तो जो फार्मूले प्रोजेक्टाइल के थे वही सब चीजें यहां एप्लीकेबल है, कोई उनसे अलग फार्मूला यहां पर यूज नहीं करना, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सेम, बस एक डिफरेंस कि वहां पर ग्रेविटी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब मैंने बताया कि जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। क्या हमेशा पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा? नहीं। देखो होता क्या है कि अगर मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये ऐसे है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ऑब्जेक्ट को सीधा ड्रॉप कर दिया, यानी यू को ले लिया जीरो, यू को ले लिया जीरो, तो ये सीधा आगे थोड़ी जाएगा, ये तो यही सीधा गिर जाएगा, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी कि पैराबोलिक पाथ कब होगा? जब उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना के थ्रो करेंगे, देन इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने चार्ज को क्या किया, स्ट्रेट लाइन पाथ कब होगा? देखो उसमें पैराबोलिक पाथ पता है, चार्ज कैन ऑल्सो फॉलो, चार्ज कैन ऑल्सो फॉलो, चार्ज कैन ऑल्सो फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो कर सकता है, कब? जब या तो u हो जीरो, या u जो है मतलब u जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वो पैरेलल हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, या जो u है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये एंटी पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। इन कंडीशंस में चार्ज स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, बाकी किसी भी कंडीशन में चार्ज पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। समझ में आ गई बात? तो जब यानी ये सारी चीजें वही है जो ग्रेविटी है, पहली बात तो। और मैंने आपको बताया पाथ क्या होता है, इक्वेशन भी आपको पाथ का निकाल के दिखाई, पैराबोलिक पाथ निकाली क्योंकि हमने चार्ज को एक बार परपेंडिकुलर डाला था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के, और एक बार हमने कहां डाला था, एक बार हमने इसको कुछ एंगल पे डाला था, एंगुलर प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं उसको। और अगर उसको ड्रॉप कर देंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग थ्रो करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। समझ में आ गई बात? तो मैंने बताया कि ये सारी की सारी चीजों डिट्टो वही है जो हमारा क्या था, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। तो वहां पर याद करो जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता था,
है ना भाई। कोई चार्ज पार्टिकल को हमेशा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो टाइम ग्रेविटी के अंदर थ्रो करते थे तो टाइम पीरियड क्या होता था 2u sin थीटा बाई जी, याद है? एक बार याद करो 2u sin थीटा बाई जी। हाइट क्या होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज क्या होती थी? रेंज होती थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यही सारे के सारे फार्मूले यहां भी एप्लीकेबल हैं, पर यहां पर g को कौन रिप्लेस कर देगा? ई क्यू बाई एम। कौन रिप्लेस कर देगा इसको? g को e, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कौन रिप्लेस करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ए क्यू बाई एम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये हमने देखा कि जब चार्ज को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं तो हमेशा पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है और एग्जैक्टली वही सब चीजें होती है जो ग्रेविटी में किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने से होता है। बिल्कुल वैसा ही सीन यहां पर है ना। वह अंतर यह है वहां ग्रेविटी का था जो भी, यहां पर जो भी है। हमेशा ध्यान रख लो कि कोई भी चार्ज का जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा किसी भी चीज में, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में, चाहे ग्रेविटी में, चाहे कहीं भी, किसी भी चीज में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट की बात जब मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, दोनों चीजें कांस्टेंट। तो हमेशा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, चलो लिख देते हैं इसको भी कि व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन किसी भी चीज का कांस्टेंट होगा when acceleration is constant, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा किसी चीज का तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा या पैराबोलिक पाथ होगा। पैराबोलिक पाथ होगा। और एक और चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि जो चार्ज को हम थ्रो कर रहे हैं, चार्ज को जो हम थ्रो कर रहे हैं, मान लो जैसे ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये मान लो पॉजिटिव है, इस तरह मान लो नीचे पॉजिटिव ले लिया मैंने और ऊपर नेगेटिव ले दिया ऐसे, तो इस तरीके से होगा। इस तरीके से हुआ। तो जब ये भी चार्ज को हम देंगे इस तरह से दिया, हमने प्रोजेक्ट किया इसको, क्यू पॉजिटिव चार्ज को मान लो उसके अंदर हमने डाला, तो इस तरीके से क्या होगा इसमें कि जब थ्रो करेंगे ऐसे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ये अपने आप का डायरेक्शन क्या कर लेगा? ऐसे, यानी कि ये ऐसे। गलत, मान लो इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, चलो ऐसे ऐसे थ्रो कर रहे हैं, तो ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगा ऐसे, इस तरह से जाए, ये करके, और ये इसे, ये ऐसे। यानी कि जो अपना पाथ है ना, वो जो चार्ज है, जो अपना पाथ है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग करने की कोशिश करेगा। यानी जो एक्सेलरेशन, जो इसका एक्सेलरेशन हो, यानी जो स्पीड होगी, सॉरी स्पीड, जो वेलोसिटी होगी, वो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। यानी कि जब भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो क्या होगा? चार्ज ट्राई टू ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, मतलब स्पीड ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज ट्राई टू ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमेशा हमेशा। ठीक है, तो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। ये हमने मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया, हमने देखा पैराबोलिक पाथ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ठीक है, और उसका वही सारे फार्मूले हम यूज कर सकते हैं जब हम उसके अंदर करते हैं, ग्रेविटी के अंदर करते हैं या प्रोजेक्टाइल के अंदर करते हैं। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो, मान लो
ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो इस डायरेक्शन में है, ये ले लिया, ठीक। एक चार्ज को, ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से यहां तक का डी है, डी, यहां से हमने एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस मान लो यहां से d/3 है, दिस डिस्टेंस इज d/3। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द, अच्छा ये डिस्टेंस मान लो x है, ये डिस्टेंस मान लो x है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड by which charge must be projected so that it just crosses the इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाए। किस स्पीड से प्रोजेक्ट करो कि जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल जाए, जस्ट क्रॉस कर जाए। तो देखो जस्ट क्रॉस करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्ट क्रॉस करने के लिए वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर करना है, d/3, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर करना है, x। अभी मैंने आपको बताया था ax क्या होता है, EQ/m, ay सॉरी, ax क्या होता है 0, ठीक है। तो जस्ट क्रॉस करने का मतलब टाइम यहां से क्या होगा, देखो t कितना निकालोगे, जो बिल्कुल डिट्टो जो डेरिवेशन किया वही मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। मान लो आप t कितना आ गया, जितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, x/ux, ये u मिनिमम लेता हूं, चलो u मिनिमम जो कि मुझे निकालना है, ठीक है। ये टाइम हो गया जितने टाइम में वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाएगा, x/u मिनिमम, मान लो उसको u मिनिमम स्पीड से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, u मिनिमम स्पीड से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। ऐसे अगर y एक्सिस का लॉन्ग लूंगा तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, uy इज 0, t कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ay वही EQ/m, और t x² अपॉन u मिनिमम min का होल स्क्वायर, ये y आ गया। y यहां पर कितना है, इसको क्रॉस करने के लिए कितना y इसको कवर करना पड़ेगा, d/3। तो d की जगह यहां डाल देंगे, y की जगह d/3। तो d/3 इक्वल्स टू हाफ e इंटू क्यू अपॉन m x² अपॉन u मिनिमम का स्क्वायर। तो u मिनिमम कितना जाएगा, यहां से सॉल्व कर देता हूं उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 3 ऊपर d नीचे। तो u मिनिमम स्क्वायर इक्वल्स टू e 3eq अपॉन ट्वाइस ऑफ m और इंटू x² डिवाइडेड बाई d। तो u मिनिमम विल बी 3eq बाई 2md अंडर रूट कर दिया इसका, और x को निकाल देते हैं बाहर क्योंकि रूट के बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया, देखो मिनिमम। यानी कि ये जो यहां से जिस स्पीड से चार्ज को प्रोजेक्ट करेगा वो कम से कम स्पीड इतनी होनी चाहिए, कम से कम स्पीड इतनी होनी चाहिए, तब ये फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। नहीं इससे अगर कम स्पीड देंगे तो यही कहीं ये नीचे गिर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही नीचे गिर जाएगा, यानी यही कहीं टकरा जाएगा प्लेट के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये आ गया मिनिमम स्पीड। अब देखो इसमें एक और, पॉज करके नोट करो उसको, देखो मिनिमम स्पीड का मतलब स्पीड इससे ये होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लो जो स्पीड है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, x अपॉन अंडर रूट ऑफ
3EQ/m अपॉन 2md से ज्यादा होनी चाहिए u, या इसके इक्वल, मिनिमम का मतलब इक्वल या इससे ज्यादा, एक ही बात है। मिनिमम इतनी, इससे ज्यादा चलेगा, इससे कम पे नहीं चलेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो उसमें, नेक्स्ट है वही सेम लेते हैं केस। मान लो हमने मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां से इसको थ्रो कर रहे हैं किसी चीज को 30 डिग्री एंगल पे, चार्ज को थ्रो कर रहे हैं, चार्ज q मास m थ्रो कर रहे हैं विद इनिशियल स्पीड u स्पीड से इसको थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम ये मिनिमम स्पीड क्या होगी, इसके d मान लो। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, कि जस्ट इसको क्रॉस कर, ऐसे देखो, जस्ट ऐसे, जस्ट क्रॉस कर जाए, जस्ट इसको क्रॉस कर जाए, इसको मतलब ऐसे मान लो, बिना टच किए ये नीचे आ जाए, ऐसे ऐसे मान लो इसको। जस्ट टचेस का मतलब बिना टच किए, मान लो बिना टच किए ऐसे आ जाए, आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो ऐसे, ऐसे ये होगा। ये है, तो ये हमें बताना है कि वो मिनिमम स्पीड क्या है जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करो। व्हाट इज u मिनिमम, u व्हाट इज द इनिशियल, लिखो व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल स्पीड, मिनिमम इनिशियल स्पीड so that charge just move downward, just जैसे कोई so that just charge just touches the upper plate। जस्ट टचेज का मतलब ये मान लो कि बिना टच किए ही नीचे आ जाए, जस्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे ये निकालना है। अब देखो मैंने बताया कि ये सारे के सारे जो मोशन है वो सारे के सारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। बस अंतर क्या है आपको कि जी की जगह सब जगह क्या यूज करना है, जी की जगह क्या यूज करना है, EQ/m। तो इसका मतलब ये जो हुआ इसका जस्ट टचेज का मतलब ये हुआ ना कि जो मैक्सिमम हाइट हुआ है, मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, यानी कि डी हाइट तक जाए और डी से वापस आ जाए मैक्सिमम हाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता था u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां पर g की जगह हम क्या यूज करेंगे, u² sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 EQ/m। जहां पर भी g है उसकी जगह EQ/m से इसको रिप्लेस कर दो g की जगह, तो क्या जाएगा, दिस विल बी u² sin स्क्वायर थीटा m अपॉन 2 EQ। ये आ गया इसका मैक्सिमम हाइट विच इज इक्वल टू डी हियर। ये डी के इक्वल होगा, तो यहां से u का कितना आएगा, फिर यहां से निकालेंगे तो u विल बी, इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 EQ/2EQD बाई m साइन स्क्वायर थीटा का रूट। सही है, 2EQD अपॉन m साइन स्क्वायर थीटा का रूट, साइन थीटा यहां से हम बाहर ले आ सकते हैं। तो ये हो गया कि जस्ट टच किया या बिना टच किए नीचे आ जाए, ऐसे हमारे। तो सिंपल सा हमने क्या करा इसमें, हमने प्रोजेक्ट वाला जो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था वो हमने यूज किया। जस्ट टचेज का मतलब है वहां तक जाएगा, वहां से वापस लौट कर जाएगा।
क्यों, ग्रेविटी की जगह हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड से ग्रेविटी को की जगह हम ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब पेंडुलम टाइप क्वेश्चन करते हैं कुछ, देखो मान लो ये एक सिंपल पेंडुलम है, क्वेश्चन नंबर 3। मान लो ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये इसको हमने सस्पेंड कर दिया फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। मान लेते हैं इस पेंडुलम का मास है m और चार्ज है q। अब यहां पर ग्रेविटी को मान लो हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, कर भी सकते हैं, नहीं करो, मान लो ग्रेविटी भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है दोनों, तो चार्ज q और मास m। नाउ सपोज दिस पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और चार्ज है इसका पॉजिटिव q। तो यहां पर दो फोर्स होगा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक होगा mg और एक फोर्स क्या होगा E इंटू क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस पर दो फोर्स होगा, एक होगा mg और दूसरा फोर्स क्या होगा, एक होगा mg और दूसरा फोर्स होगा E इंटू क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और टेंशन होगा ऊपर की तरफ, एक ही है टेंशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन है मान लो इसकी, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर T किसके इक्वल होगा, mg प्लस ई क्यू के, mg प्लस ई क्यू के, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर T हो जाएगा mg प्लस ई क्यू, है ना। यानी यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दो एक्सेलरेशन आ गया, एक यानी कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो जी इफेक्टिव क्या आएगा, देखो जी इफेक्टिव विल बी व्हाट, क्या होगा यहां पर जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव विल बी, यानी कि ऐसे बोलो m इंटू जी इफेक्टिव, इफेक्टिव वेट किसके इक्वल हो जाएगा, mg प्लस ई क्यू, दो फोर्स आ गया। यानी कि इस बॉब का जो जी इफेक्टिव होगा विच इज इक्वल्स टू हियर mg इफेक्टिव होगा विच इज इक्वल्स टू टेंशन, जो टेंशन के इक्वल होगा इक्विलिब्रियम पे, मीन पोजीशन है इस टाइम इसकी, दैट विल बी mg प्लस ई क्यू, mg प्लस ई क्यू। तो यहां से जी इफेक्टिव आ जाएगा mg प्लस ई क्यू डिवाइडेड बाई m, तो दिस विल बी g प्लस वही ई क्यू बाई m, सेम, ठीक है। तो टाइम पीरियड विल बी नाउ, टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, जी की जगह लिखेंगे जी इफेक्टिव, जी की जगह जी इफेक्टिव। नाउ द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी प्लस ई क्यू बाई एम, जी इफेक्टिव विल बी दिस। इसी में अगर मान के चलो कि अगर इसी में अगर केस दूसरा ले लो कि अगर ये सिंपल पेंडुलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की बजाय ऊपर की तरफ हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, तो वेट तो होगा वही नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी अपवर्ड डायरेक्शन ई इंटू क्यू, और टेंशन तो होगा ही अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां जो इसका जी इफेक्टिव आ जाएगा, यानी कि जो एम जी इफेक्टिव आएगा इसका, वो कितना हो जाएगा इसका, एम जी माइनस ई क्यू, एम जी माइनस ई क्यू। तो यहां पर भी भाई तो जी इफेक्टिव विल बी जी माइनस ई क्यू बाई एम, तो यहां पर प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो टाइम पीरियड विल बी नाउ इन दिस केस 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ई क्यू बाई एम, ई क्यू बाई एम। अगर मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता तो इस वाले केस में ये आता और इस वाले केस में ये आता, समझ में आ गया। अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता बॉब पर तो समझ में आ गया, क्योंकि नेगेटिव होता तो फोर्स कहां लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की साइड, वेट होता नीचे की साइड, ये कंडीशन हो जाती। और इसमें फिर इसमें ये कंडीशन आती, यानी कि दूसरी कंडीशन ये बन जाती है, और ये वाली कंडीशन जो बन जाती है वो ये, और ये वाली कंडीशन बन जाती है वो, समझ में आ गई बात। तो ये तरह से हमने बॉब का देखा कि जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। इसी में अगर देखो ऐसा बिल्कुल वही चीज है जैसे हम लिफ्ट के अंदर करते थे, लिफ्ट के अंदर भी सेम चीज करते थे। अगर मान लो लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जी माइनस, ऊपर जा रहा है तो क्या करते थे, लिफ्ट अगर मान लो ऊपर जा रहा है तो क्या करते, जी प्लस है, डाउनवर्ड आ रहा है तो जी माइनस है, वही चीज तो है, सेम चीज है बिल्कुल डिट्टो, वही जो एक्सेलरेशन का ग्रेविटी का कंसेप्ट था, सेम कंसेप्ट यहां पर है, कोई उससे अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगभग क्या बिल्कुल वही है, एग्जैक्टली सेम।
अगर यहां पर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो, मान लो अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस भी तो हो सकता है, ग्रेविटी फ्री स्पेस हो तो टाइम पीरियड जी 0 और EQ/m माइनस नहीं लिखेंगे, वहां भी वो EQ, यानी कि टाइम पीरियड विल बी सेम EQ/m। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा तो टाइम पीरियड विल बी L/EQ/m। ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है तो ये होगा, दो कंडीशन बन गई इस केस में। अच्छा, इसमें एक देखो कि जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो एक और सिचुएशन ले लेते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं, और मान लो सिचुएशन में मैंने क्या करा कि ये था सिंपल पेंडुलम, ये है सिंपल पेंडुलम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इस पोजीशन पे था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिया तो क्या होगा, ये पेंडुलम कुछ इस जगह आ जाएगा, यानी यहां पहुंच जाएगा, ऐसे मान लो। यानी यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको इधर खींचेगा mg EQ, ठीक है, वेट इसको इधर खींचेगा mg, टेंशन तो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होता है T, है ना। तो अब जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी ये होगी, यानी कि दोनों का ये वाला कंपोनेंट जो होगा, यानी कि mg और EQ, mg और EQ, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा mg इफेक्टिव, mg इफेक्टिव, इन दोनों का रिजल्टेंट mg इफेक्टिव। यानी अब जो इस केस में जो पेंडुलम ऑस्किलेट करेगा वो यहां ऑस्किलेट करेगा ऐसे, यानी ये इसकी मीन पोजीशन होगी। यहां पर जो टेंशन माइनस mg इफेक्टिव ये होगा यहां पर 0। तो नाउ न्यू पोजीशन ऑफ द मीन विल बी दिस, और इसके अबाउट में ऐसे ऑस्किलेट करेगा, ठीक है। कॉमन सेंस से भी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे खींच के ले जाएगा, वेट इसको नीचे रखेगा, तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, वहां पर टेंशन और mg इफेक्टिव इक्वल हो जाएगा। यहां पर अगर देखोगे तो m इंटू जी इफेक्टिव जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस EQ का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब इसको जी इफेक्टिव निकालो अगर इस केस में, तो जी इफेक्टिव क्या जाएगा, इसको m से डिवाइड कर दो, रूट के अंदर लिया होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड हो गया पहले, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस E स्क्वायर Q स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा इसके m, रूट के अंदर लिया उसको m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हो गया जी स्क्वायर, और यहां जाएगा E स्क्वायर Q स्क्वायर बाई m स्क्वायर। नाउ द जी इफेक्टिव विल बी दिस, जी इफेक्टिव विल बी दिस, ये जी इफेक्टिव हो जाएगा इसका। नाउ दिस विल जी इफेक्टिव एंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी नाउ अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी इफेक्टिव विल बी दिस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस E स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ये इसका इस केस का आउट टाइम पीरियड हो जाएगा, समझ में आ गया। और इसमें देखो, और अगर हम देखें, और अगर इसमें देखें, देखो पॉज करके सारे नोट करते रहो। देखो मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट, एक चार्ज को यहां रखा और इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल याद करो, याद है ना मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मान लो उसका रेडियस क्या है r, मोशन इन वर्टिकल सर्कल को याद करो, रेडियस क्या है इसका r। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर मिनिमम स्पीड क्या, चार्ज है, चार्ज का मास है m, चार्ज q एंड मास m, तो मिनिमम स्पीड क्या होगी यहां पर u मिनिमम, जिससे कि ये सर्कल कंप्लीट करके वापस लौट के आए। किस यहां पर किस स्पीड से इसको हम ऐसे फेंकेंगे, थ्रो करेंगे कि घूम के वापस यहां पर आ जाए। ग्रेविटी वाला याद करो, ग्रेविटी वाला फॉर्मूला याद है, जो मिनिमम स्पीड थी लोएस्ट पॉइंट पे वो कितनी थी, v मिनिमम कितना आता था
अंडर रूट ऑफ 5GR, वेयर R इज द रेडियस, ये R मान लो इसका रेडियस है 5GR। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटी भी है, यानी कि ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी मान लो ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी है नीचे की तरफ, और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे की तरफ होगा, दैट विल बी EQ/m। तो दो एक्सेलरेशन आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर G की जगह क्या लिखेंगे फिर हम, G इफेक्टिव और इंटू R। एंड व्हाट इज G इफेक्टिव हियर, G इफेक्टिव विल बी 5 और G प्लस EQ/m इंटू R। तो दिस विल बी मिनिमम स्पीड इस केस में, यानी कि यहां पर कम से कम इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि फेंकेंगे तो दोबारा वापस लौट के वहीं आएगा, बीच में कहीं नहीं गिरेगा ये। ठीक, ऐसे यहां पर भी निकाल सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, अंडर रूट ऑफ GR, तो G प्लस EQ/m। अगर इसी को पलटा देंगे मतलब ये सिचुएशन एक बन गया, मान लो केस वन, केस टू। अगर सिचुएशन को पलटा दें, पलटा कैसे दें कि ऊपर मान लो नेगेटिव और नीचे मान लो पॉजिटिव, ऐसे। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ऊपर की तरफ, यहां क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। तो यहां पर भी ये सर्कल पे घूमेगा, लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा ना अब चार्ज पर, वो ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऊपर की साइड है। तो यहां पर मिनिमम स्पीड निकालनी है, मान लो चार्ज Q मास M, मिनिमम स्पीड कितनी होगी इसकी, जिससे पूरा सर्कल में घूम के लौट के आएगा। तो यहां पर दो फोर्स हो गया, ग्रेविटी नीचे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर। तो यहां पर जो G इफेक्टिव आएगा इस केस में, यानी जो V मिनिमम हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेम फार्मूला 5G की जगह G माइनस EQ/m और इंटू R। ऑपोजिट, ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये V मिनिमम आ गया। ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है तो वहां पर अंडर रूट ऑफ GR, G की जगह क्या लिखेंगे, G माइनस EQ/m। तो इसका टाइम पीरियड आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इसका भी टाइम पीरियड ऐसे निकाल सकते हैं। यानी अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया। एक और केस बना देते हैं, तीसरा केस क्या बन सकता है इसमें, देखो केस 1, केस 2, केस 3 यही कर देता हूं। अच्छा, इन सब में अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा, इफ ग्रेविटी फ्री स्पेस, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो V मिनिमम क्या होगा, V मिनिमम अंडर रूट ऑफ 5 EQ/m और इंटू R। सेम, माइनस यहां इग्नोर कर दो, तो V मिनिमम इज 5 EQ/m इंटू R। समझ में आ गया। तो ये हमारा V मिनिमम हो जाएगा। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा तो ये हो जाएगा, ग्रेविटी होगा तो फिर ये होगा। एक और सिचुएशन इसमें बन सकता है, देखो केस 3, पॉज करके नोट करो उसको। केस 3, यानी इन सभी केसेस में हम कर क्या रहे हैं, इन सभी केसेस में हम ग्रेविटी का ही तो फार्मूला यूज कर रहे हैं या प्रोजेक्टाइल का ही तो फार्मूला यूज कर रहे हैं। बस यहां पर हम दोनों को कई जगह कंबाइन भी कर दिया, यानी ग्रेविटी भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अगर ग्रेविटी को इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर देंगे तो वैसा ही सारा फार्मूला जाएगा जैसे ग्रेविटी के लिए था या प्रोजेक्टाइल के लिए, जो क्वेश्चंस के जो फार्मूले थे वही सब यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, मान लो जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी तो हो सकता है। टाइप 3, इसमें क्या है, इसमें चार्ज गया और घूम के वापस आया। अब देखो यहां पर ये इसका सर्कल का सेंटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, F ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर स्पीड दे दी हमने चार्ज की। और अच्छा, अब एक चीज देखो, चार्ज, अच्छा जब हम ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड था, ग्रेविटी की बात करते थे, तो मीन पोजीशन क्या थी, यानी कि ये था, यहां पर हम स्पीड निकालते थे, यहां पर V मिनिमम था अंडर रूट ऑफ 5GR। यहां पर क्या होगा, ग्रेविटी भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है। तो चार्ज की जो मीन पोजीशन, यानी कि जो लोएस्ट, यानी कि मिनिमम स्पीड होगी, फिर वो यहां नहीं होगी, यहां थोड़ा सा इधर आगे आ गया, यहां पर इधर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये हो जाएगा mg, ये, और ये मान लो टेंशन भी है इसमें, तो टेंशन ऐसे हो जाएगा। तो यहां जो मीन पोजीशन होगी ना, ऐसे मान लो ये होगी मिनिमम पोजीशन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, तो यहां पर ये इसको हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे, वर्टिकल लाइन की जगह ये ऐसा लाइन बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और यहां पर जो मिनिमम स्पीड होगी, जिस स्पीड पे यहां पर होगा मिनिमम स्पीड, यू मिनिमम,
तो V मिनिमम या U मिनिमम यहां पर लिखेंगे √5 और G की जगह क्या लिखोगे, G इफेक्टिव। और G इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जैसे पहले निकाला था वही मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, दिस विल बी वैसे mg इफेक्टिव। अगर बोलेंगे तो mg इफेक्टिव कितना हो जाएगा, mg इफेक्टिव विल बी m² g² प्लस e² q²। तो g इफेक्टिव विल बी m से डिवाइड कर दो, रूट के अंदर ले आओ, तो वही जो पहले आया था, अभी कुछ देर पहले क्या था, g² प्लस e² q² बाई m²। तो यहां पर g इफेक्टिव लिखोगे कितना, चलो g इफेक्टिव लिख देते हैं खाली अभी, g इफेक्टिव इंटू r, ये मिनिमम। अब यहां पर इसकी मिनिमम स्पीड जो हम यहां निकालते थे वही स्पीड यहां निकालेंगे। यानी कि अब ये मान लो इसकी अबाउट में ये ऐसे चक्कर काट रहा है, पहले ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे, इस तरीके से चक्कर काट रहा है, ठीक है। यानी सिमेट्री मान लो, सिमेट्री अब जो बन जाएगी उसकी ऐसी बन जाएगी, अब ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि यहां फोर्स अब ये भी है और ये भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और ग्रेविटी भी है, तो दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो जी इफेक्टिव और जी इफेक्टिव की वैल्यू हम ये डाल देंगे, समझ में आ गया। तो ये सारे टॉपिक जो हमने कुछ किए आज के टॉपिक, वो सारे क्या थे, वो सारे के सारे टॉपिक थे हमारे मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस सारे के सारे जो डिस्कशन आज हमने किया, जो चीज़ हमने समझा, सभी में हमने ये चीज़ जाना कि ये नथिंग, ये चीज़ और कुछ नहीं है, जैसे हम ग्रेविटी के अंदर करते थे, जैसे हम प्रोजेक्टाइल के अंदर करते थे, वही सारी रिपीट हुई है। बस यहाँ पर जो वहाँ पर जी करता था काम, वही यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है, यानी कि EQ/m होता है जी की जगह, दोनों काम कर रहा है, तो जी भी है और EQ/m भी है। बाकी जैसा वो था सिमिलर बिल्कुल यही है। तो आपने ग्रेविटी पढ़ ली या आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, तो समझो आपने ये पढ़ लिया, ठीक है। इसमें कभी कभार एक और चीज लो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं अभी, कि व्हाट इज द शेप ऑफ पाथ बिटवीन टू successive collision, between two successive collision of electron in a conductor, पहली कंडीशन क्या है, when conductor is not placed in electric field, यानी कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं डाला। दूसरा, when conductor placed in इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया। तो इसका आंसर क्या होगा पहले वाले का, देखो, यानी कि जब कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं होगा तो देखो कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो भागते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा है तो उस पर सिर्फ फोर्स 2 ही टाइम लगेगा, एक बार किसी से टकराया, अगली बार किसी से जाके टकराएगा, उसके बीच में उस पर कोई फोर्स नहीं है। और अगर कोई फोर्स नहीं है तो पाथ विल बी स्ट्रेट। तो इस केस में कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। और दूसरे वाले केस का क्या आंसर होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। और दूसरे वाले का क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे, तो अभी हमने देखा कि जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक। इतने देर से हम पैराबोलिक ही तो कर रहे हैं, तो पाथ विल बी पैराबोलिक। सेकंड वाला केस पैराबोलिक, फर्स्ट वाला केस स्ट्रेट लाइन पाथ, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स विल ओनली एक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, नॉट बिटवीन द कोलिजन। तो बिटवीन द कोलिजन पाथ विल बी स्ट्रेट, इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ विल बी पैराबोलिक। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीजें लेकर के आएंगे। तब तक आप कल को क्या करना है, जो आज कराया वो सारी चीजों को रिवाइज करते रहना है, पिछले लेक्चर्स देखते रहना है। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।